Good morning, students. I, Manish Bansal, TGT Science Kendriya Vidyalaya Sangathan, welcome you all to this online class which has been started by Regional Office Bhopal. And today in this class, we will start class 10th physics portion, chapter 12, electricity, and its part 1. So, before moving on to the chapter, first of all, let's study. When we talk about electricity, the first thing that comes to our mind is electric charge, because without charge electricity is not possible. So let me explain you what is electric charge, or simply we will call it charge in the chapter. Charge is that property. Here I would like to add one more word, fundamental. Charge is that fundamental property of a matter by virtue of which it can attract or repel other matters. यानी कि चार्ज जो होता है किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है. व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज ऑलवेज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी मैटर. एंड because of this charge, what the object can do? It can attract or repel other objects, or it can attract or repel other matters. अब यहां पर एक बात ध्यान देने की बात है स्टूडेंट्स, कि जो चार्ज होता है वो एक अकेली फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल करता है. यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हियर there are basically three fundamental properties by virtue of which object can attract or repel each other. And here we have studied charge, कि चार्ज की वजह से वो अट्रैक्ट और रिपेल करता है. The second important thing is magnetism. Magnetism, because of magnetism object can also attract or repel other objects. यानी कि मैग्नेटिज्म की वजह से भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव आल्सो स्टडीड, एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने क्लास 9th में चैप्टर 10 ग्रेविटेशन में पढ़ी है, कि ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फंडामेंटल नेचर है या फोर्स है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट केवल अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता है. क्या करता है? ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को केवल अट्रैक्ट करता है, उसको रिपेल नहीं करता है. सो आई होप दीज थ्री कंसेप्ट्स आर क्लियर टू यू, दैट चार्ज इज द प्रॉपर्टी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है. एंड टू मोर फंडामेंटल नेचर्स, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज आर मैग्नेटिज्म एंड ग्रेविटेशन. मैग्नेटिज्म की वजह से वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है. ओनली वन थिंग, द ग्रेविटेशन दैट कैन ओनली अट्रैक्ट, नेवर रिपेल्स. I hope this topic is clear. Now we come to the types of charges. Charges are of two types, positive charge and negative charge. You know this. And in class 9th also you have studied that there are there are three types of fundamental particles in any atom, and these fundamental particles are proton, positively charged, neutron, negatively charged, and electron, neutron, neutral, and electrons, negatively charged. So all these three types of particles are found inside the atom. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये दो तरह का चार्ज होता है, और ये सभी चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होते हैं. किसकी वजह से पैदा होते हैं? इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होते हैं. और अब हम अपना पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज. चार्ज ओरिजिन कैसे करता है, चार्ज कैसे पैदा होता है. ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ चार्ज. चार्ज ऑलवेज ओरिजिनेट्स, चार्ज always originates due to the transfer of electrons from one body to another body. इसका मतलब है कभी प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं, हमेशा कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ. इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा होगा, ट्रांसफर की वजह से पैदा होगा. नेगेटिव चार्ज पैदा होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही पैदा होता है. अब हम समझते हैं कैसे. सपोज these are two markers, and this is blue marker, this is black marker, and this marker, suppose I say marker number 1 is the marker number B. So here there are two objects A and B. Suppose that these objects are two markers. मैंने सोचा कि इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मार्कर A से 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर मार्कर B में चले गए. किस में चले गए? मार्कर B में चले गए. तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज A पर कम नहीं हो गया? ऑफ कोर्स.
ऑब्जेक्ट ए पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो हम कहेंगे कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि 10 यूनिट। मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 यूनिट माना है बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल चार्ज एंड इट इज टेकन एज 1 यूनिट। सो व्हेन 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, दैट मींस 10 unit positive charge has been gained by object A and 10 unit negative charge has been gained by object B. Now you can see very easily that both the positive charge and the negative charge are equal and always equal when charge is transferred. ये हमेशा equal होते हैं. So Q1 plus Q2 equal to 0. So the net charge is always 0. कितना होता है? नेट चार्ज हमेशा 0 होता है, यानी कि अगर इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ए और बी का टोटल चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज Q1 is plus 100, Q2 is minus 100, plus minus always equal to 0 if the same quantities are there. Now, this nature or this property of charge has been converted into one law. वो law क्या है? Charge can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred. चार्ज क्या होता है? सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यहां पर क्या हुआ? हियर द सेम थिंग हैपेंस। चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज व्हिच यू विल स्टडी इन डिटेल इन क्लास 12 चैप्टर 1। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज को ना हम बना सकते हैं, चार्ज को ना हम मिटा सकते हैं, चार्ज को हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। सिमिलर लॉ आपने क्लास 9th में मास कंजर्वेशन के लिए भी पढ़ा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, वो कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, आई होप यहां तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपको चार्ज की यूनिट बता देता हूं। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, ये SI यूनिट होती है। नाउ वन मोर थिंग, एक फॉर्मूला Q इक्वल टू एनी। आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले में क्या है? 3 वैल्यू दी गई हैं। क्या कुछ वैल्यूज आपको जानी पहचानी नजर आ रही हैं? चार्ज का सिंबल Q होता है। एक चीज आपको और बता दूं, चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q होता है। देखिए यहां पर दिया गया है चार्ज Q, यहां एक N नंबर है और E आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू होती है 1.6। नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव मैंने यहां लगा दिया है into 10 to the power minus 19 coulombs. So you can see that Q equal to N, where N is always an integral number. N क्या होता है? हमेशा एक इंटीग्रल नंबर होता है, यानी कि दुनिया का कोई भी चार्ज Q, ध्यान रखिएगा, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी चार्ज Q, इट कैन बी स्मॉल चार्ज, इट कैन बी लार्ज चार्ज, इट कैन बी वेरी लार्ज चार्ज, any charge in the world is always an integral multiple. Any charge in the world is always an integral multiple of which? Electronic charge. इंटीग्रल मल्टीपल किसका होता है? ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मैं आपको समझाऊंगा इसको डिटेल में भी। तो any charge in the world is always an integral multiple of electronic charge. This is called the law of quantization of charge. क्या कहते हैं इस नियम को? law of quantization of charge कहते हैं। Again you will study this law in detail in class 12th chapter 1. अब मैं थोड़ा आपको उसको डिटेल में समझाता हूं। देखिए Q इक्वल टू NA, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दुनिया का कोई भी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या ट्रांसफर की वजह से पैदा होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि we have given you one condition that this n cannot be in fractions. ये n कभी भी किस में नहीं हो सकता? पॉइंट्स में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निकलेगा तो फुल निकलेगा, कंप्लीट निकलेगा, हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जाएगा या टूटकर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई से n इक्वल टू 4.5, क्या ये वैल्यू सही है? क्या n इक्वल टू 4.5 हो सकता है? आंसर है नो, क्योंकि अगर मैं कहूं कि हाँ 4.5 इज करेक्ट, दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव कम आउट कंप्लीटली एंड द 5th इलेक्ट्रॉन हैज कम आउट हाफ। इज दिस ट्रू? क्या 5वां इलेक्ट्रॉन हाफ बाहर आ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट से? आंसर है नहीं। यानी कि n कैन बी 4 और 5 बट इट कैन नॉट बी 4.5।
5। इसका मतलब है कभी भी इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो हमेशा फुल्ली ट्रांसफर होता है, इट कैन नॉट कम in pieces, it cannot come out in pieces. That's why this equation or this formula is also the formula of law of quantization of charge. इसका मतलब है चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब है ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। आप इसको याद रखें, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके आगे और भी इस फॉर्मूले के एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूं। क्या ये समझ में आया आपको? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Q इक्वल टू एनी? Q इक्वल टू एनी मीन्स कि कोई भी चार्ज दुनिया का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलाम कितनी होती है? कूलाम। सो वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलाम विल बी हाउ मच, हाउ मेनी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलाम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जैसा कि हमें पता है कि एवरी चार्ज इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि वन कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑफ कोर्स। सो लेट मी गिव यू द आंसर। In 1 coulomb charge, there are 6.25 into 10 to the power 18 electrons. You can see, you can learn this figure. This figure is this data. This value is very important for you because this will come handy in future in your many topics. So 1 coulomb charge consists of this many number of electrons. इतने सारे इलेक्ट्रॉन, देखिए 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे बनता है 1 कूलम चार्ज। अच्छा, क्या हम इस वैल्यू को डिराइव नहीं कर सकते? क्या हम इस वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं? आंसर है यस, हम इसको डिराइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यूजिंग इक्वेशन Q इक्वल टू एनी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, देखिएगा। लुक एट दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली। देयर आर 3 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं? यहां पर 3 टर्म है। क्या हमको Q दिया गया है? Q इक्वल टू चार्ज, यस, Q इक्वल टू 1 कूलम। चार्ज कितना दिया गया है? 1 कूलम चार्ज दिया गया है। क्या हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है? नहीं, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करने हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? डू वी नो दिस वैल्यू? यस, ऑफ कोर्स वी नो दिस वैल्यू। दिस इज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. This is the value of charge on 1 electron. Now put this value 1 coulomb equal to n to be identified, E 1.6 into 10 to the power minus 19. Now I will keep n here because sometimes some students fumble this when they keep n here and they just turn up everything. So 1 coulomb upon, this is also coulomb, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 coulomb upon 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Here coulomb will cancel coulomb because you can see that n is a number. जब n एक नंबर है तो क्या इसकी कोई यूनिट होगी? No, pure number does not have any unit. So here it is also clear that coulomb will cancel coulomb. So pure number divided by pure number will only give a pure number, that will be n. So let's see, 1 upon 1.6 into 10 to the power 19. I hope you know this concept. When power from denominator goes to numerator or from numerator goes to denominator, it changes its sign. इसका क्या पलट जाता है? इसका साइन पलट जाता है। I hope you know this method, and this method will be very important for you for doing the numericals. Now we will solve this once again. Remove the point, it will be 10 here, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 8, और इसको हम जब काटेंगे तो आ जाएगा 0.625. So n is equal to 0.625 into 10 to the power 19 electrons. Now
we will convert this into scientific notation. This is not in scientific notation. What does the scientific notation says? Scientific notation ये कहता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में हमेशा एक अंक होना चाहिए. पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने अंक होने चाहिए? एक. एंड इट शुड नॉट बी जीरो. सो this is very important concept for you. You all please learn this concept. This will come handy in your numericals. So we will shift this decimal point between 6 and 2. So your number will be 6.25 into 10 to the power question mark. Now we have to identify what will happen to the power. So let me tell you one thing. जब हम डेसिमल को राइट साइड, किस तरफ? राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, यानी कि हम अपनी संख्या को बड़ा कर रहे हैं. यू कैन सी व्हेन 0.625 इज कन्वर्टेड टू 6.25 द नंबर इज इंक्रीजिंग. और जब नंबर इंक्रीज होता है तो पावर डिक्रीज होती है. जब नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है तो पावर क्या होती है? डिक्रीज होती है. एंड द पावर डिक्रीजेस एज मच एज द नंबर इज इंक्रीजिंग. यानी कि आपने पॉइंट को कितना अंक सरकाया है? कितना अंक खिसकाया? एक अंक. सो द पावर विल रिड्यूस बाय 1. 19 minus 1. So automatically 6.25 into 10 to the power 18 electrons come here. So I hope this, how to calculate this number, you easily understand. So in this way we can calculate number of electrons. Now this equation is very important because numerical comes based on this equation. There are two types of numerical that come in the question paper. आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे. आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो you will put the value of n here, you will calculate the charge, and the question can come in this way also. Charge has been given, calculate the number of electrons. Suppose कीजिए 5 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स. I hope this all is clear to you, so we can move forward to the next topic, that is electric current. Now, current. Listen. बेसिकली चार्ज शोज टू नेचर्स. चार्ज कितने नेचर शो करता है? दो नेचर. द फर्स्ट नेचर ऑफ द चार्ज इज स्टेशनरी नेचर. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज. एंड सेकंड इज द मूविंग नेचर. सो मींस चार्ज दो तरह का होता है, स्टेशनरी चार्ज एंड मूविंग चार्ज. स्टेशनरी मतलब रुका हुआ चार्ज. ध्यान रखिएगा, व्हेन द चार्ज इज स्टेशनरी इट इज ओनली अ चार्ज. जब चार्ज स्टेशनरी होता है तो वह सिर्फ चार्ज होता है, एंड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. हम इसको क्या नाम देते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. यहां स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, रुका हुआ. एंड यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन डिटेल इन क्लास 12 विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपको क्लास 12 में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लेकिन करंट क्या होती है? जब चार्ज मूव करता है, क्या करता है? जब चार्ज फ्लो करता है तो हम उस फ्लो करते हुए चार्ज को करंट कहते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप की होती है इलेक्ट्रिसिटी? दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ स्टेशनरी चार्जेस, वेरी गुड. एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बिकॉज ऑफ मूविंग चार्जेस. So we will define current in two ways. First, a very simple definition, flowing charges. You can call it moving charges also. Is called current. And one more very important definition that is more important for you, the rate of flowing charge. Is called current. The rate of flowing charge is called current. Basically both equations are same, but still there is a big difference between both of them. Now let me explain. Flowing or moving charge is called current. This gives you only the nature of current. Physical nature of current. ये आपको क्या देता है? करंट का
फिजिकल नेचर ऑफ करंट देता है कि करंट होती क्या है। बेसिकली करंट क्या है, करंट चार्ज है जो कि चल रहा है, करंट इज अ मूविंग चार्ज। बट व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस इक्वेशन, you will see that a special word rate is here। ये जो डेफिनेशन है ये हमें देती है न्यूमेरिकल नेचर और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट। क्या देती है, ये हमें देती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ करंट देती है। हाउ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, सॉरी दिस डेफिनेशन कैन गिव अस न्यूमेरिकल वैल्यू। जस्ट सी दिस वर्ड रेट इन क्लास 9। मैं आपको थोड़ा क्लास 9 का याद दिलाना चाहूंगा। Class 9 chapter 11 work energy and power, you must have studied that the rate of doing work, आपने इसको याद किया होगा, पढ़ा होगा, आपको अभी भी याद होगी, is called power। क्या आपको ये याद है, the rate of doing work is called power, और आपने इसकी इक्वेशन भी ऐसे लिखी थी, work upon time, याद है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी डेफिनेशन में रेट वर्ड लग जाए, क्या लग जाए, रेट वर्ड, व्हेन रेट वर्ड कम्स इन एनी डेफिनेशन इट इंप्लाइज द डिवीजन ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, इट डिनोट्स द डिवीजन ऑफ टाइम, यानी कि रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। सो इन द सेम वे द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, व्हाट कैन बी द फॉर्मूला फॉर, एक्चुअली आई मस्ट टेल यू दैट द सिंबल ऑफ करंट इज आई। ओके, नाउ द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट आई क्या होती है, रेट होती है। तो रेट में सबसे पहले डिवाइड लगा दीजिए टाइम का। आई होप ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ व्हाट, यहां देखिए रेट किसका था, वर्क का। तो वर्क कहां आया था, ऊपर। यहां पर ये रेट किसका है, फ्लोइंग चार्ज का। सो चार्ज विल कम हियर, सो दिस विल बी योर इक्वेशन फॉर करंट। सो आई इक्वल टू क्यू वाई टी। आई होप यू हैव understood how to derive this equation, I equal to QIT using the definition के आधार पर हम इक्वेशन को derive कर सकते हैं। only we need to learn the basic concept that what is the meaning of rate, rate is the divider of time। rate डिवाइड बाय टाइम है, तो किस में डिवाइड लगेगा, जो रेट के बाद आ रहा है। रेट के बाद क्या आ रहा है, फ्लोइंग चार्ज, तो फ्लोइंग चार्ज यानी चार्ज में टाइम डिवाइड लगेगा। अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहां पर भी रेट है, डिवाइडेड बाय टाइम होगा, पर किस में लगेगा, डूइंग वर्क मींस वर्क में लगेगा। तो आप इसको समझ के आराम से इक्वेशंस आगे भी बना सकते हैं। सो द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, हम इसको बेसिकली याद रखेंगे, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब मैं आपको समझाता हूं करंट की यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, सो एस आई, यूनिट ऑफ करंट इज ampere. Now I equal to q by t, I think you have remembered this formula also. What is the unit of charge, it is coulomb. What is the unit of time, it is second. So one more unit is coulomb per second, coulomb per second, also called ampere, simply written as A. Now you can see that these two units are SI unit, these can be these are interchangeable. If you write coulomb per second, it is also correct. If you write only ampere, it is also correct. But remember, unit is must, unit आपको लिखनी होती है। 1 ampere, now we will define 1 ampere current। We will define 1 ampere current, and these types of question, 1 ampere current, 1 volt of potential, that will come in next topic, 1 ohm resistance, 1 watt power. So all these types of questions are very important from the point of view of exam, because these questions always come। 1 ampere current, how to define this 1 ampere करंट। अब देखिए हम इसको 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली और सिंपल तरीका जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है वो ये है, जब एक कूलम चार्ज कितने सेकंड में, 1 सेकंड में फ्लो हो जाए। कितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड, देन द रेट इज कॉल्ड 1 कूलम पर सेकंड। रेट क्या होगी, 1 कूलम पर सेकंड। सो 1 कूलम पर सेकंड, कितना, 1 कूलम पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। यानी कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
when the rate of flow of charge, this is much better, when the rate of flow of charge is 1 coulomb per second. When the rate of flow of charge is 1 coulomb per second, it is called 1 ampere current. I hope this will be very much clear to you. When the rate of flow of charge, जब चार्ज के फ्लो होने की रेट कितनी हो, 1 कूलम इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 सेकेंड, दैट मींस 1 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि जब नीचे 1 सेकेंड है दैट इज कॉल्ड पर सेकेंड. सो व्हेन 1 कूलम चार्ज flows in 1 second, 1 coulomb charge flows in 1 second, that is 1 coulomb per second, then current is called 1 ampere. एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं इसकी, जो आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं. when 1 coulomb charge flows in 1 second, it is called 1 ampere current. Now you can easily see that this definition is equally easy. When 1 coulomb charge, when how much charge, 1 coulomb charge flows in how many seconds, 1 second, it is called 1 ampere current. तो ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हाट इज 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट. तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. आई हैव गिवन यू टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दीस टू आर इंपॉर्टेंट. Now using this equation, let me frame one more equation, and numericals may come on that equation also. I equal to Q upon T. In the previous equation we have studied that Q equal to NE, पढ़ा है ना, आपको याद होगा बीबी. Then I equal to NE upon T. Suppose charge has been given to you, 1 coulomb, 4 coulomb, any number of coulomb, and time has been given to you. Then you can easily identify the amount of current using this equation, I equal to Q by T. But suppose charge is not given. You have been given the number of electrons, suppose this much electrons. For example, 12.5 into 10 to the power 18 electrons pass in 4 seconds. Calculate the current. Then charge is not given. You have been given the number of electrons. Then you will use this equation. Either you have another option also. You can calculate charge first using this equation, and then you can put this value of charge here. So you will find the amount of current in 2 steps. But using this equation, you will calculate the amount of current only in single step. So this equation is also important for you. So this is the third equation. Let me write all the equations. Q equal to NE and I equal to Q by T. You have studied these 3 equations. So I hope this topic is clear to you up till here. Current. Now let me tell you one very interesting thing about current and the flow of current. As I have told you that current is always because of flow of electrons, because protons never move. So positive charge move नहीं करता है, तो हम क्या कहते हैं, current is always because of flow of electrons. Current always क्या होती है, flow of electron की वजह से होती है. Just watch carefully what I am doing. You can see that this is a wire. What is this? This is a wire, and this wire
consists, this is a metallic wire, and always a metal consists of two things, positive ions and sea of electrons. Sea of electrons means बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. तो मैंने आपको यहां पर शो किया है दैट पॉजिटिव आयंस विच आर इमूवेबल, पॉजिटिव आयंस मूव नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन्स का जो समुद्र होता है, द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट ऑलवेज मूव्स एंड मेक्स करंट. व्हेन वी अप्लाई अ बैटरी हियर, when we apply a battery here, positive terminal, negative terminal, I will explain everything to you in detail in later classes. पॉजिटिव चार्ज, जब ये हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव प्लेट से जोड़ते हैं तो यहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है. मींस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड towards the positive terminal. Electrons are attracted towards the positive terminal, and they, because they are negative charge, so they will move towards the positive terminal of the battery. So the current should be in this direction. I think so. The current should be in the direction of electron, but exactly it does not happens. होता क्या है? Current always considered in the opposite direction of इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में नहीं मानी जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में मानी जाएगी. इसका मतलब है द डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, करंट इज टेकन अपोजिट. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये हमारा टर्मिनल ले लिया लेफ्ट, ये ले लिया राइट, अगर इस केस में हम कहें कि इलेक्ट्रॉन राइट टर्मिनल टू लेफ्ट टर्मिनल मूव कर रहे हैं, देन करंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टर्मिनल टू राइट टर्मिनल, बिकॉज करंट is always the flow of positive charge, or can be taken as the flow of positive charge, but actually it is the flow of the negative charged electron. I know this topic is very confusing. अच्छा, एक चीज और बताता हूं. जैसे ही यहां पर पॉजिटिव अपन ने बैटरी टर्मिनल लगाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, तो क्या यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तभी करंट फ्लो होगी? बताइए, क्या यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तभी करंट फ्लो होगी? आंसर है नहीं. जैसे ही हम इस पे टर्मिनल पे जैसे ही हम इसमें टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, एवरी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग, एंड दिस इलेक्ट्रॉन रीचेस हियर, this reaches here, this electron reaches here, and in the same way automatically when the switch is on, automatically the current starts flowing. There is no lag, there is no lag of time between the switching on and the flowing of current. But one very interesting thing, the electron moves at a very small speed, that is either 1 millimeter, almost 1 millimeter per second. 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं. यू विल स्टडी इन क्लास 12. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स, फिर करंट हमारी ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम क्यों फ्लो होती है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली स्टार्ट moving and the nearest electron reach the terminal and the current flows. It is not necessary that the electron from here will reach here, then it will reach here only, then the current will flow. No, any electron, the nearest electron will flow, so the current will also start flowing at the same time. I hope this topic is clear to you. This is given in your NCERT in the box. You can read it. Diagram is not there, but you can read it. It is very interesting box. I hope up till here it is very much clear to you. In the next topic we will study Ohm's law and circuit diagrams and the symbols that are used in, like these symbols. I will explain these symbols in the next video. Till then, take care, stay safe, stay healthy. Thank you.